बिल्कुल सुरेंद्र रावत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो बता दें कि उपचुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो बड़ा झटका बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। तो पहले ही शुरुआत से ही कांग्रेस जो है वो सीटों पर आगे चल रही थी और अब जीत दर्ज कर ली गई है। एक बार फिर से सुरेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे। बड़ी जानकारी, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए जीत की हासिल। बिल्कुल, अगर बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें तो 3 ब्लॉक इस विधानसभा में है, जोशीमठ, रतौली और पोखरी। अब तक जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जोशीमठ ब्लॉक से हमेशा ही लोकसभा विधानसभाओं में बढ़त बनाए रहती थी, लेकिन पहली बार लगभग 1500 से अधिक मतों से जोशीमठ ब्लॉक से ही आगे बढ़ गई थी और उसके बाद रतौली ब्लॉक से लगातार कांग्रेस आगे बढ़ती रही। और वर्तमान समय में जो राउंड चल रहे हैं मतगणना के, वो पोखरी ब्लॉक के हैं, वहाँ पे भी हर बूथ पे जो कांग्रेस है वो बढ़त बढ़ाई जा रही है। तो ये लग रहा है कि अब केवल एक औपचारिकता मात्र रह गई है इस। ठीक है सुरेंद्र, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। अजीत राठी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, आपका रुख करना चाहेंगे, उपचुनाव के नतीजों को लेकर अपडेट दीजिएगा, क्या ताजा जानकारी? दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। देखिए, सबसे गंभीर मामला ये है कि चूंकि अभी 1-1.5 महीना पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और कांग्रेस कुछ 2 सीटों पर छोड़कर कहीं मुकाबले में नहीं दिखी। 5 सीटें लोकसभा जीतने के भीतर हुए दो विधानसभा चुनाव पर जो उपचुनाव हुए हैं, तो वहां पर दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी हार गई। इनमें से अब भाजपा इस बात पर संतोष व्यक्त कर सकती है कि दोनों ही सीटें उसके पास नहीं थी, लेकिन सरकार उन्हीं की है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, कैडर वोट है और दोनों उपचुनाव चूंकि जहां सत्तारूढ़ दल होता है तो ये भी माना जाता है कि बाई इलेक्शन उन्हीं के हिस्से में जाने वाले हैं। जैसे आप पंजाब का उदाहरण देखेंगे, वहां एक उपचुनाव था तो वहां आम आदमी पार्टी जीत गई। बंगाल में टीएमसी की 4 सीटें थी, चारों टीएमसी जीत गई। तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव था, बद्रीनाथ और मंगलोर, और दोनों पर भाजपा हार गई। इसके पीछे की कहानी यह है कि जो आयातित जो प्रत्याशी थे, जो इंपोर्ट किए गए थे, एक को कांग्रेस से इंपोर्ट किया गया था बद्रीनाथ के लिए राजेंद्र भंडारी को, और एक को इंपोर्ट किया गया था राष्ट्रीय लोकदल से जो मंगलोर से करतार सिंह भड़ाना आए थे। और आपने मतदान के दिन मंगलोर में हिंसा और पुलिस की अकर्मण्यता और प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैया सब ने, पूरी दुनिया ने देखा। हमने अपने चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाया पुलिस वहां क्या कर रही थी। पुलिस वोटर को रोक रही थी, पुलिस वोटर को लाठी मार रही थी, पुलिस बदजुबानी कर रही थी। ऐसे तमाम वीडियो और तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जब पुलिस ने वहां पूरी तरह से एकदम मामले को इतना गंभीर बना दिया कि वोटर मतदान केंद्र पर जाने से डरने लगे। इतनी विपरीत परिस्थितियों में दोनों सीटों का कांग्रेस का जीतना, ये एक बहुत खराब संकेत मौजूदा सरकार, क्योंकि ये खराब संकेत इसलिए भी अजीत, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। बेशक ये इनके खाते में नहीं थी, लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं पुरजोर की गई थी। राजेंद्र भंडारी को जिस मंशा के साथ कहीं ना कहीं आगमन दिया गया था, उसके फायदा होने की बजाय नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा है। तो एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है बीजेपी के लिए। देखिए, एक मूल बात मैं आपको बताता हूं। पूरी सरकार, पूरा संगठन मंगलोर को रामपुर बनाने में लग गया और बद्रीनाथ को अपने हाल पर छोड़ दिया। मंगलोर में इतनी ताकत पार्टी ने झोंक दी, पूरा प्रशासन वहां एजेंट बन गया। बद्रीनाथ में कोई नहीं गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले पहुंचे और बद्रीनाथ हाशिए पर चला गया। बद्रीनाथ इनके हाथ से फिसल गया। लोग कह रहे हैं अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। और इससे भी ज्यादा एक खास बात मैं आपको बताता हूं, बद्रीनाथ वो सीट है जहां 25 साल से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कर्मभूमि रही है। वो वहां से 2 बार विधायक जीते, 2 बार हारे और हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद राज्यसभा गए और फिर भी अपनी सीट को, अपनी पुश्तैनी सीट को, अपनी पुरानी कर्मभूमि को जो 2.5 दशक से जो उनको राजनीति में आगे बढ़ा रही है, उसको वो भाजपा को नहीं जितवा पाए। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह महेंद्र भट्ट पर लगेगा, प्रदेश अध्यक्ष पर लगेगा कि वो आखिर इतने कमजोरी उन्होंने कैसे दिखाई। क्या वो अपनी टीम को एक्टिव नहीं कर पाए? क्या उनके लोगों में इस बात का गुस्सा था कि राजेंद्र भंडारी को अनिल बलूनी लेकर के क्यों आ गए हैं? क्या इस बात की कहीं रिएक्शन था? क्या वहां की जनता में ये बात घर कर गई थी कि राजेंद्र भंडारी दल बदलू है, इसको वोट नहीं देना है? तो ऐसी तमाम चीजें। लेकिन हार का ठीकरा बद्रीनाथ का महेंद्र भट्ट के हिस्से में आएगा, उसी के सिर पर फूटेगा। 25 साल की कर्मभूमि में
राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट एक छोटी सी सीट नहीं निकाल पाए, जहां पर मतदाता भी बहुत नहीं थे। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो अजीत कहीं ना कहीं जो धरातल पर स्थिति थी, धरातल पर जो काम करना चाहिए था, उस पर गौर फरमाने की जरूरत थी, बजाय प्रत्याशी को किसी और जगह से इंपोर्ट करने के। क्योंकि जनता भी इस बात को समझ चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है, अपने फैसले लेना जानती है। बिल्कुल, ये जो आयातित जो प्रत्याशी थे, तो इनका तो पब्लिक में और भाजपा कार्यकर्ताओं में सर्वाधिक रिएक्शन हमने देखने को मिला। हमें चूंकि लोग ऐसी ऐसी बातें बताते थे भाजपा के नेता, हम उनको वो अनऑफिशियली बोलते थे, इसलिए हम उनको एक्सपोज नहीं कर सकते। लोग कहते थे पार्टी में इतने सारे नेता हैं, सब खत्म हो गए, हम दरी बिछाने का काम करेंगे, पोस्टर लगाने का काम करेंगे, लेकिन टिकट उनको मिलेगा जो बाहर से आएंगे। तो ये वो दौर है भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो आयातित प्रत्याशियों को नकार रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा ही नहीं हुआ, और बद्रीनाथ में तो एक्टिव ही नहीं हुआ। बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी का जो भी वोट बैंक था, वो भी बहुत शिद्दत से नहीं लगा। कांग्रेस जैसे राजेंद्र भंडारी ने छोड़ी, तो वहां कांग्रेसियों में उत्साह हो गया। क्या कांग्रेस में राजेंद्र भंडारी के रहने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था? ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना को लाने की जरूरत ही नहीं थी। लोकल में उनके पास इतनी लीडरशिप थी, उनमें उन्हीं में से किसी को उतार सकते थे। और जो लिब्बरेडी गांव में हिंसा हुई और पुलिस और मजिस्ट्रेट मूक दर्शक बनकर देखते रहे, उसका रिएक्शन पूरे प्रदेश में हो गया। पूरी विधानसभा सीट पर हुआ मंगलौर पर, और उसके बाद वोटिंग का ट्रेंड कहा जाए कि जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, जहां एक तरफ ये बीजेपी के लिए सबक है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो हार का सामना अब तक कर रही थी, उसमें कॉन्फिडेंस लाने वाला, उसमें आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कहीं ना कहीं ये नतीजा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ाएगा और भाजपा को नए सिरे से मंथन करने का एक अवसर देगा। चूंकि 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, एड ऑन कर देता हूं, केदारनाथ की सीट भी रिक्त हो गई है। वहां की विधायक शैलारानी रावत का निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद, एक उपचुनाव सर पर और खड़ा है। हो सकता है जो यूपी में और अलग अलग जगह खाली सीटें हुई है, उनके साथ केदारनाथ का भी चुनाव सामने आ जाए। तो अगर बद्रीनाथ से चुनाव हारे हैं लोग, जुमले पर आ गए हैं। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी गई, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी भाजपा हार गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी, वो पहले दिन से प्रशासन के ताकत पर टिकी हुई थी। अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट नहीं कर पाए, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव नहीं कर पाए। इन नेताओं की इतनी फौज मंगलौर में पड़ी थी, इतनी फौज आ गई थी कि आप यकीन नहीं कर सकते, वहां कार्यकर्ता कम पड़ गए। कार्यकर्ताओं में भारी रोष था। जैसे ही उस चुनाव में, उस हिंसा के बाद माहौल को हिंदू मुस्लिम बनाने की बात हुई, उसके बाद का आप वोट की गिनती का ट्रेंड देखेंगे तो बसपा का वोट कम होता चला गया। यानी ध्रुवीकरण निजामुद्दीन के पक्ष में हो गया। जो बसपा को वोट जाना चाहिए था वो नहीं गया। तो जितने वोट पिछली बार बसपा को मिले थे, उतने इस बार भाजपा को मिल गए। और जितने वोट अभी पिछली बार निजामुद्दीन को मिले थे, वो उसके आसपास ही जाकर रुके। 450 वोट से वो जीत गए। इतनी ताकत लगने के बाद, प्रशासन सामने खड़ा होने के बाद, मुख्यमंत्री, लोकल सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कौन नहीं था वहां? और देखिए कहीं ना कहीं अजीत, इसे ही जनता की ताकत कहा जाता है कि जनता जिसके पक्ष में होगी, जीत उसी की होगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। इसलिए जनता को जनार्दन कहते हैं, इसलिए जनता को यहां भगवान मानते हैं कि वो उसी के हाथ में है किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है। लेकिन दोनों सीटों का मैसेज, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव भी 3 महीने बाद होंगे यहां पर, उस पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस की संख्या पहले 19 थी, अब 20 हो गई। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कांग्रेस 19 से भाजपा पर 20 पड़ी, यानी उनके 19 विधायक थे। एक विधायक राजेंद्र भंडारी गए तो उनकी जगह कांग्रेस जीती। मंगलौर में बसपा की जगह कांग्रेस जीती। अब कांग्रेस का विधानमंडल में संख्या भी 20 हो गई है। अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस 19 से 20 हो गई, भाजपा वहीं की वहीं है। क्या फायदा हुआ दल बदलने का, बाहर से प्रत्याशियों को लाने का? तो ऐसी तमाम बातें राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, धामी सरकार और प्रदेश संगठन के लिए ये एक बहुत बुरा संकेत है। अगर पार्टी अभी भी ना संभली, सरकार ने अभी भी माइक्रो मैनेजमेंट अगले चुनाव का नहीं बनाया, तो आप समझ लीजिए कि पब्लिक किस तरह से रिएक्ट कर रही है। वोटर खामोश है, उसके मन में प्रतिक्रिया थी लेकिन बोल नहीं रहा था। जैसे ही मंगलौर में वो दंगा कराने की एक कोशिश वहां के लोकल लोगों में हुई, उसके बाद से सारा माहौल बिगड़ गया। उसके अगर वो ना होता, लोगों का ये कहना है, अगर वो हिंसा ना होती, प्रशासन मूक दर्शक ना बनता, पुलिस वाले लाठियां भांज कर मतदाताओं को ना भगाते, हो सकता है ये यहां पर मिरेकल हो जाता, करतार सिंह भड़ाना जीत जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और दोनों सीटें भाजपा को की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से और धूमिल कहीं न करके चली कहीं गई। ये कहा और जा अभी सकता है कि करतार सिंह भड़ाना को, जैसे हमने कई मौकों पर सुना है, वो अपनी जीत का दावा, वो भी एक तरफा जीत का दावा करते नजर आए थे। शायद उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। ऐसे में जो आपने एक बात कही कि कार्यकर्ताओं में एक बड़ा रोष था, और ऐसे में अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो बेशक कांग्रेस के बड़े नेताओं में फूट देखी जाती है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर उतरकर काम करते हैं, जिसका ये नतीजा यहां पर देखने को मिला है। और इस बात को हरीश रावत भी मान चुके हैं कि हमारे कार्यकर्ता है, लोगों के बीच जाते हैं, और शायद यही नतीजा, शायद ये परिणाम इस बात का प्रतिबिंब भी है, उदाहरण भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस दिन मंगलौर में हिंसा हो रही थी, पुलिस लाठियां चला रही थी, उस दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कौन नेता नहीं था जो मंगलौर नहीं पहुंचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां केवल काली स्कॉर्पियो में, जो हरियाणा नंबर की दर्जनों काली स्कॉर्पियो घूम रही थी, उनमें करतार सिंह भड़ाना के लोगों को घूमते हुए वहां हमारे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने देखा। वीडियो वायरल हुई, ये हरियाणा की गाड़ियां यहाँ क्यों घूम रही हैं, गांव गांव घूम रही गाड़ियों में, बूढ़पुर एक गांव है, वहां से करतार भड़ाना के लोगों को मारकर भगाया गया, वहां भी वो पहुंच गए बूथ कैप्चरिंग करने। इस तरह की शिकायतें तमाम गांवों से आई, लोगों में रिएक्शन हुआ। बिल्कुल, और इन्हीं शिकायतों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को गौर फरमाने की जरूरत होगी, क्योंकि जीत बेशक लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिली है, लेकिन इस हार से भी कहीं ना कहीं सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए।